नमस्कार। दयानंद महाविद्यालय और दयानंद शिक्षा समूह की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरुजी, हमारे संस्थान के संरक्षक सुरेश कुमार जी वर्मा आज छुट्टी के दिन अपना कीमती समय निकालकर कुछ पलों के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और इसके साथ ही हम इस नव सत्र से महाविद्यालय की कक्षाएं बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथमेटिक्स और कला संकाय की कक्षाएं प्रथम वर्ष शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें गुरुजी का सुझाव था कि बच्चों को इस ग्रामीण परिवेश में कॉलेज की नियमित कक्षाएं होनी ज़रूरी है। कॉलेज के बिना बच्चे का ज्ञानवर्धन नियमित कक्षाओं के बिना संभव नहीं है। और जैसे भारत और राजस्थान में आज महाविद्यालय स्तर की कक्षाओं की जो दशा हो चुकी है कि बच्चों को नियमित रूप से कक्षाएं नहीं मिलती, इस वजह से उन बच्चों को कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है और जैसे नागरिक निर्माण हम चाहते हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसके साथ ही और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के लिए बच्चों को कहीं और डिपेंड रहना पड़ता है। तो गुरुजी के मार्गदर्शन अनुसार हमने प्रथम वर्ष की स्नातक कक्षाओं के साथ साथ नियमित रूप से उसी क्लासरूम में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने की व्यवस्थाएं की है, जिससे बच्चों को कहीं बाहर कोचिंग के लिए नहीं जाना पड़े। इस संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए श्रीमान सुरेश कुमार जी वर्मा और जो गुरुजी आप सबको हमारी इन व्यवस्थाओं से अवगत होने के बाद जो अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए और हमारे विद्वान शिक्षकों के लिए इनका जो मार्गदर्शन रहता है वो सादर आमंत्रित है। श्रीमान वर्मा सर, बहुत बहुत टोलिया जी आपका धन्यवाद। पूरे परिसर का मैंने अवलोकन किया। दो तीन बातें मैं आपसे सुझाव के रूप में कहना चाहूँगा बड़ी विनम्रता के साथ। किसी भी प्रकार का वो शिक्षण संस्थान हो, वहाँ तीन बड़ी चीज़ें होती है। एक उसके भौतिक संसाधन होते हैं, एक मानवीय संसाधन होते हैं और एक वहाँ कल्चर होता है। तो भौतिक संसाधनों में मैं दो चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा जो अनिवार्य रूप से प्रत्येक शिक्षण संस्थान में होनी ही चाहिए। उनके अभाव में यूँ समझिए कि वो शिक्षण संस्थान होता ही नहीं है। उनमें से पहली चीज़ ये है कि लाइब्रेरी होनी चाहिए समृद्ध। जितनी समृद्ध लाइब्रेरी अगर किसी शिक्षण संस्थान में है तो आप मान लीजिए कि आपका शिक्षण संस्थान को कम मेहनत में अधिक रिजल्ट देने की स्थिति में आप आ जाएंगे। पुस्तकें हमारी साहित्यिक भी हों और कंटेंट बेस थोरो स्टडीज़ के लिए हो। राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहा है, अब केवल अरस्तु की तीन बातें किताब में पढ़ ली, वो अरस्तु की पुस्तक और जीवनी उपलब्ध होनी चाहिए। प्लेटो की पुस्तकें और जीवनियाँ उपलब्ध होनी चाहिए। आप साइंस पढ़ रहे हैं और आप इब्राहिम लिंकन की, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की, इनके बारे में आपकी कोई जानकारी ही नहीं है। तो ये दो तरह की पुस्तकें, कंटेंट बेस और साहित्यिक। समृद्ध लाइब्रेरी आपकी संस्थान के श्रम, समय दोनों को बचा देगा और बच्चों का धन भी बचाएगा। क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों पे बच्चों को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा बाज़ार पे। आपके यहाँ पुस्तकें उपलब्ध होगी और पढ़ने का समय चाहिए उनको, तो समय आप यहाँ दें उनको। और अनिवार्य रूप से लाइब्रेरी
डिसिप्लिन, लाइब्रेरी कल्चर पैदा करें। भले ही आपको 1 घंटा अतिरिक्त पढ़ाना पड़े या 1 घंटा कम पढ़ाना पड़े, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप 1 घंटा कम पढ़ाएं, लेकिन 1 घंटा लाइब्रेरी में बिताने के लिए बच्चों में एक कल्चर, एक संस्कार डालें। बिल्कुल, आपके मार्गदर्शन अनुसार हमने 3000 पुस्तकें अभी प्रतियोगी परीक्षाएं और यूजीसी के पाठ्यक्रमों को कवर करने वाली लाइब्रेरी के लिए खरीद करके तैयारी कर ली है। और लाइब्रेरी का आपने लोकेशन अभी अवलोकन किया, और इसमें और जो पुस्तकें विद्यार्थी, हमारे विद्वान शिक्षक और आप लोग सजेस्ट करेंगे कि ये पुस्तकें हमारे पास और होनी चाहिए, तो उसके लिए जो आगामी हमारा अगले 2 महीने का बजट है, उसमें जो लक्ष्य रखा गया है कि हमारी लाइब्रेरी में कम से कम 10,000 पुस्तकें शुरुआती दौर में हों और वो सुसज्जित लाइब्रेरी नियमित रूप से विद्यार्थियों के उपयोग में आए। दूसरा है मानव संसाधन। मानव संसाधन में एक तो मैनेजमेंट के लोग होते हैं जिनका बच्चों से कोई बहुत सीधा संपर्क नहीं होता, एक सहायक कर्मचारी होते हैं। शिक्षण संस्थान में मानव संसाधन का अर्थ है शिक्षक, टीचर, लेक्चरर। इसके लिए मेरा वही विनम्र सुझाव है कि कम से कम 1 महीने में 1 बार या 3 महीने से 1 बार किसी न किसी विद्वान शिक्षाविद को, विशेष विशेषज्ञ को आप संस्थान में आमंत्रित करें और अपने शिक्षकों को अपडेट होने के लिए तैयार करें, क्योंकि जीवन तेजी से बदल रहा है। वर्तमान जो समय है वो एक तरह से नॉलेज एक्सप्लोजन का समय है, ज्ञान के विस्फोट का समय है। विषांतर तो हो जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि ये बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ईसा पूर्व और ईसा पश्चात समय को 2 भागों में बांटा। तो ईसा पूर्व में जितना ज्ञान मनुष्य जाति ने सामूहिक रूप से अर्जित किया, उतना ज्ञान मानव जाति ने पिछले 1500 वर्षों में अर्जित कर लिया, और जितना पिछले 1500 वर्षों में अर्जित किया उतना पिछले 150 वर्षों में कर लिया। और अब अनुमान ये है कि उतना का उतना ज्ञान हम अगले 15 वर्षों में और अर्जित कर लेंगे। ऐसी स्थिति में एक लेक्चरर का संतुष्ट होकर बैठना, और इसके लिए बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि हम अपने टीचर को लगातार अपडेट रहने के लिए, लगातार अनुशीलन करने के लिए, स्वयं को शिक्षार्थी बनाए रखने के लिए एक माहौल निर्मित करें, और ऐसा लगे कि शिक्षक को भी कि अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम देश के ख्यातनाम शिक्षाविदों को, विषय विशेषज्ञों को हमारे यहाँ आमंत्रण दें, उनको मानदेय देकर बुलाएं और उनसे चर्चा परिचर्चा का हमारे शिक्षकों को अवसर का लाभ मिले। ये मेरा दूसरा सुझाव होगा। बिल्कुल, आपका सुझाव और जैसा आपका मार्गदर्शन रहेगा, हम समय समय पर शिक्षकों के अपडेट और प्रशिक्षण हेतु और जो नई जानकारियाँ आ रही है उसका ज्ञानवर्धन करने के लिए हम ऐसे सेमिनार समयबद्ध आयोजन करते रहेंगे। और अभी जो शुरुआती दौर है उसमें हमें इन बातों के लिए ज़्यादा, क्योंकि लगभग जो नए आने वाले शिक्षक हैं वो सभी इस संस्थान के लिए पहली बार हैं और विद्यार्थियों का ये प्रथम वर्ष होगा, तो हमें इसमें ज़्यादा सजगता दिखानी होगी। तो आप अपना आशीर्वाद इन शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ बनाए रखें और आप मार्गदर्शन करते रहें आपके अनुसार। तीसरा जो मेरा वही विनम्रता के साथ सुझाव ये है कि परसेंटेज बेस्ड जो शिक्षण की व्यवस्था है, इसके कारण हमने शैक्षिक गतिविधियों को पर्दे के पीछे ढकेल दिया है। सही बात है। और एक शिक्षाविद होने के नाते, शिक्षा के क्षेत्र से लगातार जुड़े होने के नाते मैं ये बात अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि तमाम शैक्षिक गतिविधियाँ
आपके शिक्षण की पूरक है, वो उसमें मदद करती है, शिक्षण को परिपूर्ण बनाती है। एक बच्चा यदि आउटडोर इंडोर गेम खेल रहा है तो वो पढ़ाई के समय को किल नहीं कर रहा है, पढ़ाई के समय की ठीक से जुगाली कर रहा है, नए पढ़ने के लिए एनर्जी प्राप्त कर रहा है। सच तो ये है, वो जितना ठीक से खेल लेगा उतनी उसके पास एनर्जी, एक भूख पैदा होगी खेलने के। तो फिर भी कहीं ना कहीं मार्ग बच्चा ढूंढ लेता है, लेकिन नंबर लाने के नाते जो हमने साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जो बंद की है स्कूलों में, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है हमारे बचपन में कितनी सारी प्रतियोगिताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक हमारे विद्यालयों में हुआ करती थी। उन गतिविधियों को हम कितना अधिक मेंटेन कर सकें, अगर हम इतना सा काम और कर लें कि इसमें हम किसी तरह की कोताही नहीं करेंगे, भले ही हमें अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ें या घटाने पड़ें, लेकिन कोई ना व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि तमाम जयंतियाँ महापुरुषों की, तमाम त्योहारों की छुट्टियाँ हम कर देते हैं। छुट्टियों के बजाय सामूहिक रूप से हम दीपावली विद्यालय में क्यों नहीं मनाएं, होली हम विद्यालय में क्यों नहीं मनाएं, लोहड़ी का त्यौहार हम यहाँ क्यों नहीं मनाएं, और पूरी उसकी जानकारियों के साथ मनाएं। और उसकी उपयोगिता भी सार्थक होगी, मनाने का कारण है वो भी सार्थक होगा। क्योंकि ये जो शैक्षिक गतिविधियाँ आपके शिक्षण को जिस पूर्णता की ओर ले जाती है, समग्रता की ओर ले जाती है, ये इतनी आवश्यक है। तो इस पे भी अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बड़ी अच्छा मुझे भी लगेगा और बच्चों को लाभ मिलेगा इससे, और इसके साथ मानवीय और सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। और केवल कंटेंट बेस्ड ज्ञान सा बोझिल आदमी समाज में नहीं जाएगा। आपके विद्यालय से निकला हुआ, शिक्षण संस्थान से निकला हुआ बालक मानवीय और सामाजिक मूल्यों के साथ समाज में दस्तक देगा और अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। धन्यवाद। तो जैसे गुरुजी ने बताया, तो सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों और समाज के प्रबुद्ध जन नागरिकों से हमारा अनुरोध रहेगा कि जैसा कि हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय कि हम शिक्षित, उसके साथ विकसित और एक समृद्ध समाज के निर्माण में सतत 20 वर्षों से लगे हुए हैं, और क्रमबद्ध रूप से हम नियोजित तरीके से जिस तरह से इस संस्थान का विस्तार कर रहे हैं उसमें हम 100% खरे उतरेंगे। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी बुद्धि और ऐसी ताकत दें, और गुरुजी जैसे राजस्थान और देश भर से जो विद्वान गण हैं उनका हम समय समय पर मार्गदर्शन लेते रहेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए हम एक आदर्श संस्थान महाविद्यालय के रूप में खड़ा करके और हम लोगों को ये एक बतौर नमूना हम पेश करेंगे कि इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी महाविद्यालय स्तर की शिक्षा दी जाए, तो ऐसे विद्यार्थी समाज को एक सुदृढ़ नागरिक के रूप में उपलब्ध होंगे और सुंदर समाज की रचना होगी। इसके साथ जो रोजगार का संकट आज देश की इन परिस्थितियों में है, जिसमें कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं और हमारे जो ढंग हैं सीखने के, उनको लेकर जो दिक्कतें आई होगी, उन सबको हम दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे और सबसे हटकर और शानदार रोजगार से जोड़ने वाला संस्थान तैयार करेंगे। इससे पहले हमारे पास केवल विद्यालय स्तर की, और कई सालों पहले विद्यालय में भी कक्षा 12 तक हम लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। अब हमें लगा कि समय की आवश्यकता है और विद्यार्थियों को शहर के प्रदूषित माहौल से बचाया जाए और उन्हें कम खर्चे में प्रत्येक बच्चे को और खासकर बालिकाओं को ये शिक्षा, जिससे वो अब तक वंचित रहते हैं। गांव के कई सामान्य परिवारों से बालक बालिकाएं महाविद्यालय स्तर की शिक्षा इसलिए नहीं प्राप्त कर पा रहे थे
कि उनके पास संसाधन नहीं है, शहर में रहने और पढ़ने का खर्चा नहीं होता है। इन सब समाज पर जो एक तरह से कहें अभाव था, उस अभाव को मिटाने का हमने प्रयास किया है। और आप सबसे एक अपेक्षा रहेगी कि आप हमारे इस नए काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस पवित्र कार्य को, इस महायज्ञ को पूर्ण करने में आप अपनी हमें सहयोग देंगे। और जो विद्यार्थी नियमित कक्षाएं लेना चाह रहे हैं, वही विद्यार्थी हमारे संस्थान में प्रवेश लें। वो केवल नाम चलाना या हाजिरी भरना या ऐसे विद्यार्थी जो हो रखा है, उस डरे से हम इस व्यवस्था को बाहर निकाल कर एक शानदार वाली सुंदर व्यवस्था करना चाह रहे हैं। और समय समय पर गुरुजी आपको हम और बुला के मार्गदर्शन लेते लेंगे। आप भी और कोई कुछ सुझाव देना चाहें तो आप। जितना आपने किया है उससे तो मैं संतुष्ट हूँ। कुछ और करिए, और करेंगे तो कुछ और निकलेगा। अभी तो मैं केवल इस संस्थान के उज्जवल और यशस्वी भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आप पुनः समय निकाल कर पधारें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद।